मंजिल पाने की उम्मीद कभी मत छोड़िए, क्योंकि सूरज डूबने के बाद ही दोबारा सवेरा होता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल ही व्यक्ति को महान बनाता है। जो व्यक्ति भावनाओं में उलझ कर रह जाता है, उसे कभी बड़ी उपलब्धि हासिल नहीं होती। इसलिए सब भूलकर सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान दीजिए। अपने जीवन की तुलना किसी के साथ नहीं करनी चाहिए। सूर्य और चंद्रमा के बीच कोई तुलना नहीं है। जब जिसका वक्त आता है वह चमकता है। याद रखिए, मेहनत की चाबी से ही सफलता का ताला खुला करता है। संसार आपको तभी पहचान सकेगा जब आप संसार को अपनी क्षमताओं का परिचय कराएंगे। आसमान छूना है तो अपनी मेहनत का कद ऊंचा करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए अपनी मेहनत पर विश्वास करना होगा। किस्मत तो जुए में आजमाई जाती है। कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देते हैं, रंग हमें ही भरना है। सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच अंतर ताकत और ज्ञान की कमी नहीं है, बल्कि इच्छा शक्ति की कमी है। समय बदलता है, समय बदलता था और समय बदलेगा। इसलिए स्वयं को भी समय के साथ बदलिए, क्योंकि जो समय के साथ नहीं बदलते वे पीछे छूट जाते हैं। याद रखिए, जिस भी लक्ष्य को आप लगातार दिमाग में रखते हैं, रेगुलर दिमाग में रखते हैं, जिस पर आप फोकस करते हैं, उसे आप जरूर पा सकते हैं। जीतने का जज्बा रखो, हारने का डर नहीं। मुश्किल कोई आ जाए तो डरने से क्या होगा। जीने की तरकीब निकालो, मर जाने से क्या होगा। नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल लेते हैं, और कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल लेते हैं। आपका कठिन समय, आपका मुश्किलों वाला समय ही आपको मजबूत बनाता है। यकीन मानिए, आपको आपके सिवा आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक रहा। सफलता एक एग्जाम है दोस्तों। इसे पास करने के लिए मेहनत करना जरूरी है। एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जो आपको सुबह बिस्तर से उठने पर मजबूर कर दे। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसलों से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। चलो थोड़ा सुकून से जिया जाए। जो दिल दुखाते हैं, जो परेशान करते हैं, उनसे थोड़ा दूर ही रहा जाए। परिस्थितियाँ जितनी ज़्यादा आपको तोड़ती है, उससे कहीं ज़्यादा आपको मजबूत बना देती है। औरों के जोर पर अगर उड़ कर दिखाओगे तो अपने परों से, अपने पंखों से उड़ने का हुनर ही भूल जाओगे। अगर सपने देखने की हिम्मत है तो ठोकरों को झेलकर आगे बढ़ने का साहस भी पैदा करो। वो लक्ष्य ही क्या जो लोगों को असंभव ना लगे, और वो सफर ही क्या जो लोगों को पागलपन ना लगे। जब लोग आपका साथ छोड़ दें तो यह समझ लीजिए कि आप उस काम को अकेले ही करने में सक्षम हैं। अपनी नज़र हमेशा उस चीज़ पर रखो जिसे तुम पाना चाहते हो, उस पर नहीं जिसे तुम खो चुके हो। क्रोध के समय थोड़ा रुक जाएं, और गलती के समय थोड़ा झुक जाएं तो दुनिया की सभी समस्याएं हल हो जाती है। जरूरत से ज़्यादा आराम और हद से ज़्यादा प्रेम इंसान को अपाहिज बना देता है। ज़्यादा अहंकार अच्छा नहीं होता। कभी कभी उड़ने वालों को भी सहारा लेना पड़ता है। सपना एक देखोगे, मुश्किल हजार आएगी, लेकिन
वो मंजर बड़ा खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी, आपकी राय से नहीं। स्ट्रगल से, संघर्ष से कभी डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये भी एक कहानी है जो सक्सेसफुल होकर सबको सुनानी है। जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश भी नहीं की होगी। कोशिश अगर करनी है तो परिणाम मिलने तक कोशिश करते रहें, क्योंकि दुनिया सिर्फ परिणामों को देखती है, आउटपुट को देखती है, कोशिशों को नहीं। आपको सब कुछ मिल सकता है यदि आप किस्मत से ज़्यादा मेहनत पर विश्वास रखते हैं। कल का इंतजार करना बंद करो, आज और अभी से ही मेहनत करो। जब तक किसी काम को हम शुरू नहीं करते, तब तक वह काम नामुमकिन ही लगता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ आने पर समय नहीं होता। हमेशा हौसला बनाओ ऊंची उड़ान का, फिजूल में मत देखो कद आसमान का। आज मुश्किल है पर कल बेहतर होगा, बस आप उम्मीद मत छोड़ना। खुद के सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुम्हें पाना लोगों के लिए सपना बन जाए। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकर खाने से ही होता है। जिंदगी अगर मिली है तो कुछ करके दिखाओ। वक्त अगर खराब है तो उसे बदल कर दिखाओ। मैदान से हारा हुआ इंसान फिर भी जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। अगर किसी व्यक्ति की जिंदगी खुशहाल है तो इसका मतलब यह नहीं कि उसकी जिंदगी में परेशानियां नहीं आती। इसका सीधा सा अर्थ है कि वह चुनौतियों से लड़ना जानता है, इसलिए वो आज खुश है। रातें भी अच्छी होगी, मंजर भी अच्छा होगा। आगे बढ़ने की हिम्मत तो कर, सब कुछ अच्छा होगा। जिंदगी में कुछ भी आसान नहीं है, ना मेरा काम ना आपका काम, लेकिन चैंपियन वही होता है जो मुश्किलों को तोड़कर आगे बढ़ जाए। ऐसे लोगों की संगत में रहना बंद कर दीजिए जो खुद भी कुछ नहीं करते और ना ही आपको कुछ करने देते हैं। सबसे समझदार और स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति वही है जो सफलता मिलने पर अहंकार में नहीं आता और विफलता आने पर घबराता नहीं है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। हर कोशिश से सफलता नहीं मिल पाती, लेकिन हर सफलता का कारण कोशिश जरूर होता है। जमाने की नज़र में थोड़ा सा अकड़ कर चलना सीख लो, क्योंकि मोम जैसा दिल लेकर चलोगे तो लोग चलाते रहेंगे। आज संघर्ष की चोट से डर रहे हो तो कल सफलता की ऊंचाई कैसे संभालोगे? जिंदगी में वो मुकाम हासिल करो जिसमें दुनिया बोलने पे मजबूर हो जाए कि साधारण सा लड़का एक ब्रांड बन गया। इंसान की पहचान करनी है तो सूरज से नहीं, चरित्र से करिए, क्योंकि सोना अक्सर लोहे की तिजोरियों में ही रखा जाता है। सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने निर्णय, अपने डिसीजन खुद लेता है और निर्णय के परिणामों का दोष दूसरों पर नहीं डालता। जिद्दी बनिए, क्योंकि लंबे समय तक मेहनत करनी आवश्यक है और कोई भी इंसान एक रात में सफल नहीं होता। जिद्दी बनना आपको लंबे समय तक इंस्पायर्ड रखता है।
जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो। मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता। अपनी हार की वजह तलाश करो, किसी की जीत पर रोने से कुछ नहीं होगा। अहंकार में अंधे इंसान को ना तो अपनी गलतियां दिखाई देती है, ना दूसरे इंसान की अच्छाइयाँ। खुद की काबिलियत पर भरोसा रखो, क्योंकि भरोसा अगर खुद पर रखोगे तो ताकत बन जाती है, और भरोसा अगर दूसरों पे ही रखोगे तो कमजोरी बन जाती है। जब आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ने लगेंगे तो वह दिन दूर नहीं रहेगा जब आपको सफलता मिलने लगेगी। इस दुनिया में सम्मान से जीने का सबसे अच्छा तरीका है हम वो बने जो होने का हम दिखावा करते हैं। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। थोड़ा धीरज रख, थोड़ा और जोर लगा, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में थोड़ा वक्त लगता है। संघर्ष के समय व्यक्ति अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसके साथ होती है। जिस जिस पर ये जग हंसा है उसी उसी ने इतिहास रचा है। सोच बदलने में तो सिर्फ चंद लम्हे लगते हैं, पर जिंदगी बदलने में सालों लग जाते हैं। अगर तुम्हें किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो इससे बड़ा बदला कुछ भी नहीं है। खुद से हार गया तो अलग बात है, तकदीर के आगे झुकने वाला नहीं हूँ। मुसीबतों को कहो अपनी रफ्तार बढ़ा ले, क्योंकि अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ। शुरुआत करने के लिए महान होने की कोई जरूरत नहीं है, पर महान होने के लिए शुरुआत करना बेहद जरूरी है। लोग साथ दे या ना दे, अगर आप अपना खुद का साथ खुद को 100% दोगे तो आपको जीतने से कोई नहीं रोक सकता। इंटेलिजेंट लोग केवल स्कूल में नहीं, लाइफ में भी टॉप किया करते हैं, और बेहतरीन परफॉर्मेंस देने वालों को ही ये दुनिया याद रखती है। भले दुनिया से थोड़ा पीछे रहो, लेकिन तैयारी मजबूत हो तो तुम भी आगे निकल सकते हो। इंसान की अच्छाई पर सब खामोश रहते हैं, लेकिन चर्चा अगर बुराई पर हो तो गूंगे भी बोल पड़ते हैं। कदम जो बढ़ाए हैं वो अब पीछे ना हटाना। अब चलने ही लगे हो तो अब जीत के ही आना। आपको वही मिलता है जिस पर आपका फोकस होता है, तो उसी पर फोकस करो जो आपको चाहिए। सपना हमेशा बड़ा देखो, चांद नहीं मिला तो क्या होगा, आसमान तक तो पहुंच ही जाओगे। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे हुए मन से कोई भी इंसान खड़ा नहीं होता। याद रखें, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना इस दुनिया में लाखों लोगों का एक ही नाम है। जरूरी नहीं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की, मायने यह रखता है कि क्या वक्त रहते तुमने उसे सुधार लिया। आंखों में नींद बहुत है, पर सोना नहीं है। यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो सफलता को एकमात्र अपना मकसद बना लो। एक छोटी चींटी आपके पैर को काट सकती है, लेकिन जब आप चींटी के पैर को नहीं काट सकते, इसलिए किसी भी व्यक्ति को छोटा मत समझना। हो सकता है वह कुछ ऐसा कर सके जो आप नहीं कर सकते। कभी उनकी बातों पर ध्यान मत देना जो पीठ पीछे बातें करते हैं, क्योंकि इसका मतलब है कि आप अभी भी उनसे 2 कदम आगे हैं। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। जब हर कोई समझे कि आप हार मान लोगे,
तब आपको मैदान में डटे रहना चाहिए। मंजिलें भी जितती हैं, रास्ते भी जितती हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जितती हैं। खुद की कमजोरियों को जानकर उनको दूर करना सफलता की तरफ हमारा पहला कदम होता है। अब भी उदास हो तो रो लिया करो। वो जमाना गया जब लोग चेहरा पड़ा करते थे। मुश्किल राहें भी आसान हो जाती है और राह पर पहचान हो जाती है। जो मुस्कुरा के करते हैं हर किस्मत का सामना, किस्मत भी उनकी गुलाम हो जाती है। यदि आप अपने समय को यूं ही व्यर्थ करते हैं तो यकीन मानिए आपका जन्म कुछ बड़ा करने के लिए नहीं हुआ। जो अपने कदमों की काबिलियत पर विश्वास रखते हैं वो ही अक्सर मंजिल पर पहुंच पाते हैं। जो मेहनत पर भरोसा करते हैं वो किस्मत की बातें कभी नहीं करा करते। इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी जिंदगी की दिशा बदले, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। सक्सेस जिस दिन आपकी मजबूरी बन जाएगी उस दिन आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। केवल डरपोक और कमजोर लोग चीजों को भाग्य पर छोड़ देते हैं, जबकि निडर और साहसी लोग कभी भाग्य के सहारे नहीं रहते। जिंदगी जीने का सही तरीका सिर्फ उन्हीं को आया है जिन्होंने जिंदगी में हर जगह बादाम नहीं बल्कि धक्का खाया है। फर्क इससे नहीं पड़ता कि आप क्या हो और कैसे दिखते हो, फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करना चाहते हो और कितनी मेहनत करते हो। मुंह पर उठना है तो गिरने का भय मिटाना होगा। या तो आप अपनी यात्रा में लग जाओ, अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपनी जर्नी में शामिल कर लेंगे। ऐसा काम करो, इस तरह से काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत है। जिस दिन आपको पता चल गया कि आप कर सकते हैं तो फिर आप कर लेंगे। महानता कभी न गिरने में नहीं है बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। जब रास्तों पर चलते चलते मंजिल का ख्याल नहीं आए तो आप सही रास्ते पर हैं। कुछ इस कदर चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। फायदा कमाने के लिए न्योते की जरूरत नहीं होती। बढ़ता वही है जो बदलता है। कभी कभी सफर ज्यादा खूबसूरत होता है मंजिल से। काफिला भी तेरे पीछे होगा, तू अकेले चलने की हिम्मत तो कर। अगर आप खुद में मजबूत है तो असफलता आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उम्मीद के बिना डर नहीं होता और डर के बिना उम्मीद नहीं होती। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी पार नहीं कर सकते। वक्त को अपना बनाने में वक्त तो लगता ही है। एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम करनी में ज्यादा सफल होता है। प्रयास करने का एक सबूत है, वो है गलतियां। अगर आप प्रयास नहीं करते तो गलतियां भी नहीं होगी, और अगर आप बिल्कुल भी गलतियां नहीं करते इसका सीधा सा अर्थ है कि आपने पर्याप्त प्रयास भी नहीं किया है। जिनके सफर खूबसूरत होते हैं वो मंजिल के मोहताज नहीं होते। उम्मीद का, विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से बेहतर और शक्तिशाली है। अपने आप को बदलने की कोशिश करो, भविष्य खुद ब खुद बदल जाएगा। अपनी खुद की काबिलियत बस आप खुद ही पहचान सकते हैं। वो व्यक्ति कुछ नहीं पा सकता जिसने उम्मीद खो दी है। मेहनत पर एतबार करने वालों को अपने काम में खुदा नजर आता है।
जो लोग अपनी सोच नहीं बदल सकते वे खुद भी नहीं बदल सकते। जिसके पास धैर्य है वो जो चाहे वो पा सकता है। आपके और आपकी सफलता के बीच में बस आपकी सोच खड़ी है। हर दिन एक ऐसी चीज करें जो आपको डराती है। आपका लक्ष्य आपके मेहनत करने के तरीके से पता चलता है। अगर सूरज की तरह जलना है तो सूरज की तरह तपना भी पड़ेगा। इतना काम करिए कि काम भी आपका काम देखकर थक जाए। सफलता तक पहुंचने के लिए असफलता की रोड से गुजरना जरूरी है। शानदार जीत के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। यदि हम अपने काम में लगे रहें, जो हम चाहें वो कर सकते हैं। आपकी जीत आपकी मेहनत पर निर्भर करती है। अगर आप हार नहीं मानते तो आपको कोई नहीं हरा सकता। कोई व्यक्ति अपने कार्यों से महान होता है, अपने जन्म से नहीं। एक बार की बात है, एक बाज का अंडा मुर्गी के अंडों के बीच आ गया। कुछ दिनों बाद उन अंडों में से चूजे निकले। बाज का बच्चा भी उनमें से एक था। वो उन्हीं के बीच बड़ा होने लगा। वो वही करता जो बाकी चूजे करते। मिट्टी में इधर उधर खेलता, दाना चुगता और दिन भर उन्हीं की तरह चूं चूं करता। बाकी चूजों की तरह वह भी थोड़ा सा ही ऊपर उड़ पाता और पंख फड़फड़ाते हुए नीचे आ जाता। फिर एक दिन उसने एक बाज को खुले आकाश में उड़ते हुए देखा। बाज बड़ी शान से बेधड़क उड़ रहा था। तब उसने बाकी चूजे से पूछा, इतनी ऊंचाई पर उड़ने वाला वो शानदार पक्षी कौन है? तब चूजों ने कहा, अरे वो बाज है, पक्षियों का राजा। वो बहुत ही ताकतवर और विशाल है, लेकिन तुम उसकी तरह नहीं उड़ सकते क्योंकि तुम तो एक चूजे हो। बाज के बच्चे ने इसे सच मान लिया और वैसा बनने की कोशिश नहीं की। वो जिंदगी भर चूजों की तरह ही रहा और एक दिन बिना अपनी असली ताकत पहचाने ही मर गया। तो हम में से बहुत लोग उस बाज की तरह ही अपनी असली पोटेंशियल जाने बिना एक सेकंड क्लास जिंदगी जीते रहते हैं और अपने आसपास की मीडियोक्रिटी में हमें भी मीडियोकर बना दिया जाता है। हम ये भूल जाते हैं कि हम अपार संभावनाओं से पूर्ण एक प्राणी हैं और हमारे लिए इस जगत में कुछ भी असंभव नहीं है। पर फिर भी बस एक औसत जीवन के जीकर हम इतने बड़े मौके को गंवा देते हैं। आप चूजों की तरह मत बनिए। अपने आप पर, अपनी काबिलियत पर भरोसा कीजिए। आप जहाँ पर हो, जिस परिवेश में हो, अपनी क्षमताओं को पहचानिए और आकाश की ऊंचाइयों पर उड़िए, क्योंकि यही आपकी वास्तविकता है। एक बार एक प्रोफेसर क्लास ले रहे थे। क्लास के सभी छात्र बड़ी ही रुचि से उनके लेक्चर को सुन रहे थे। उनके पूछे गए सवालों के जवाब भी दे रहे थे। लेकिन उन छात्रों के बीच कक्षा में एक ऐसा छात्र भी था जो चुपचाप और गुमसुम बैठा था। प्रोफेसर ने पहले ही दिन उस छात्र को नोटिस कर लिया था, लेकिन कुछ नहीं बोले। लेकिन जब 4-5 दिन तक ऐसा ही चलता रहा तो उन्होंने उस छात्र को क्लास के बाद अपने केबिन में बुलवाया और पूछा, तुम हर समय उदास रहते हो, क्लास में अकेले और चुपचाप बैठे रहते हो, लेक्चर पर भी ध्यान नहीं देते, क्या बात है? कुछ परेशानी है क्या? सर वो ऐसा कहते हुए छात्र हिचकिचाया और बोला, मेरे अतीत में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, समझ नहीं आता क्या करूँ। प्रोफेसर भले व्यक्ति थे। उन्होंने उस छात्र को शाम को अपने घर आने पर बुलवाया। शाम को जब छात्र प्रोफेसर के घर पहुंचा तो प्रोफेसर ने उसे अंदर बुलाया, बिठाया और फिर स्वयं किचन में चले गए और शिकंजी बनाने लगे। उन्होंने जानबूझकर शिकंजी में ज़्यादा नमक डाल दिया
फिर किचन से बाहर आकर शिकंजी का गिलास छात्र को दिया और कहा, ये लो, शिकंजी पियो। छात्र ने गिलास हाथ में लेकर जैसे ही एक घूंट लिया, अधिक नमक के कारण उसका मुंह अजीब सा बन गया। यह अधिक प्रोफेसर ने पूछा, क्या हुआ, शिकंजी पसंद नहीं आई? वो कहता है, नहीं सर, ऐसी बात नहीं है, बस शिकंजी में नमक थोड़ा सा ज्यादा था। अरे अब तो ये बेकार हो गया, लाओ गिलास दो, मैं इसे फेंक देता हूँ। प्रोफेसर ने छात्र से गिलास लेकर अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन छात्र ने मना करते हुए कहा, नहीं सर, बस नमक ही तो ज़्यादा है, थोड़ी चीनी और मिलाएंगे तो स्वाद ठीक हो जाएगा। यह बात सुन प्रोफेसर गंभीर हो गए और बोले, सही कहा तुमने, अब इसे समझ भी जाओ, ये शिकंजी तुम्हारी जिंदगी है, इसमें घुला अधिक नमक तुम्हारे अतीत के बुरे अनुभव है। जैसे नमक को शिकंजी से बाहर नहीं निकाल सकते, वैसे उन बुरे अनुभवों को भी जीवन से अलग नहीं कर सकते। वे बुरे अनुभव भी जीवन का हिस्सा ही है, लेकिन जिस तरह हम चीनी घोलकर शिकंजी का स्वाद बदल सकते हैं, वैसे ही बुरे अनुभवों को भुलाने के लिए जीवन में मिठास तो घोलनी ही पड़ेगी। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम अब अपने जीवन में मिठास घोलो। प्रोफेसर की बात छात्र के समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि अब वह बीती बातों से परेशान नहीं होगा। हाथी और रस्सी की कहानी। एक दिन एक व्यक्ति सर्कस देखने गया। जब वह हाथियों को बाड़े के पास से गुजरा तो एक ऐसा दृश्य देखा जिससे वह हैरान रह गया। उसने देखा कि कुछ विशालकाय हाथियों को मात्र उनके सामने के पैर में रस्सी बांधकर रखा गया है। उसने सोच रखा था कि हाथियों को अवश्य ही बड़े पिंजरों में बंद करके रखा जाता होगा, फिर जंजीरों से बांधकर, लेकिन वह दृश्य तो बिल्कुल उलट था। उसने महावत से पूछा, भाई, आप लोगों ने इन हाथियों को बस रस्सी के सहारे बांध कर रखा है, वो भी उनके सामने के पैर को? ये तो रस्सी को बड़े ही आराम से तोड़ सकते हैं। मैं हैरान हूं कि ये इसे क्यों नहीं तोड़ रहे। महावत ने उसे बताया, जब ये हाथी छोटे थे तब से हम उसे इतनी ही मोटी रस्सी से बांधते आ रहे हैं। उस समय इन्होंने रस्सी तोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन ये छोटे थे, इसलिए रस्सी तोड़ पाना इनके सामर्थ्य से बाहर था। ये रस्सी तोड़कर नहीं जा पाए और ये मान लिया कि ये रस्सी इतनी मजबूत है कि वो इसे नहीं तोड़ सकते। आज भी इनकी सोच बरकरार है। इन्हें आज भी लगता है कि वे ये रस्सी नहीं तोड़ पाएंगे, इसलिए ये प्रयास भी नहीं करते। यह सुनकर वह व्यक्ति अवाक रह गया। तो उन हाथियों की तरह हम भी अपने जीवन में नकारात्मक सोच रूपी रस्सी से बंध जाते हैं। जीवन में किसी काम में प्राप्त हुई असफलता को हम मस्तिष्क में बैठा लेते हैं और यकीन करने लगते हैं कि एक बार किसी काम को असफल होने के बाद हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस तरह नकारात्मक सोच रखने के कारण हम प्रयास ही नहीं करते और असफल ही रह जाते हैं। एक पिता अपने ऑफिस का काम करने में व्यस्त था। उसका 10 साल का बच्चा बार बार कोई सवाल लाकर उसके पास आता और पूछ पूछ कर तंग करता। बच्चे की इस हरकत से पिता परेशान हो रहा था। इसका हल निकालते हुए उसने सोचा, क्यों ना इस बच्चे को कोई ऐसा काम दे दूं जिसमें वह कुछ घंटे उलझा रहे और उतने समय में मैं अपना काम निपटा लूं। अब की बार जब बच्चा आया तो पिता ने उसे एक पुरानी किताब उठाकर उसमें से एक वर्ल्ड मैप का पेज फाड़ा और उस किताब का वह पेज फाड़कर उसने पेज के कई छोटे छोटे टुकड़े कर दिए। वे टुकड़े बच्चे को देते हुए बोला, यह पेज पर वर्ल्ड मैप बना था, मैंने इसे कुछ टुकड़ों में बांट दिया है, तुम्हें इस टुकड़ों को जोड़कर फिर से वर्ल्ड मैप बनाना है। जाओ और जाकर जोड़ो, जब वर्ल्ड मैप बन जाए तब मुझे आके दिखाना। बच्चा वो टुकड़े लेकर चला गया। इधर पिता ने चैन की सांस ली और अब कई घंटों तक बच्चा नहीं आ पाएगा, ऐसा सोच के वह अपना शांति से काम करने लगा। लेकिन 5 मिनट के भीतर ही बच्चा वापस आ गया और बोला, पापा देखिए, मैंने वर्ल्ड मैप बना लिया। पिता ने चेक किया तो पाया कि मैं बिल्कुल सही था। उसने हैरत में पूछा कि ये तुमने कैसे कर लिया, वो भी इतना जल्दी? वो बोला, ये तो बहुत आसान था पापा,
आपने जिस पेज के टुकड़े मुझे दिए थे उसके एक साइड पर वर्ल्ड मैप बना था, एक साइड पर कार्टून। मैंने कार्टून जोड़ दिया, वर्ल्ड मैप अपने आप तैयार हो गया। पिता बस बच्चे को देखता रह गया। अक्सर हम कोई बड़ी समस्या सामने आने पर ही उसे देखकर सोच लेते हैं कि समस्या बहुत बड़ी है और वो हल नहीं हो सकती। हम उसका एक पहलू देखते हैं और अपना दृष्टिकोण बना लेते हैं, जबकि उसका दूसरा पहलू भी हो सकता है जहाँ से उसका हल बहुत आसानी से निकल जाए। इसलिए जीवन में जब भी समस्या आए तो हर पहलू को देखकर उसका आकलन कीजिए, एनालिसिस कीजिए। कोई ना कोई आसान हल जरूर मिल जाता है। एक गांव में एक आलसी आदमी रहता था। वह कुछ काम धाम नहीं करता था, बस दिन भर निठल्ला बैठकर सोचता रहता था कि किसी तरह कुछ खाने को मिल जाए। एक दिन वह यूं ही घूमते घामते आम के बाग में पहुंचा। वहां रसीले आमों से लदे कई पेड़ थे। रसीले आम देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और आम तोड़ने के लिए वह एक पेड़ पर चढ़ गया। लेकिन जैसे ही वह पेड़ पर चढ़ा, बाग का मालिक वहां आ गया। बाग के मालिक को देखकर आलसी आदमी डर गया और जैसे तैसे पेड़ से उतरकर वहां से भाग खड़ा हुआ। भागते भागते वह गांव के बाहर स्थित जंगल में पहुंचा। वह बुरी तरीके से थक गया था और एक पेड़ के नीचे बैठकर सुस्ताने लगा। तभी उसकी नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। उस लोमड़ी की एक टांग टूटी हुई थी और वह लंगड़ा कर चल रही थी। लोमड़ी को देख आलसी आदमी सोचने लगा कि ऐसी हालत में भी इस जंगली जानवरों से भरे जंगल में ये लोमड़ी कैसे बच गई, इसका अब तक शिकार कैसे नहीं हुआ। जिज्ञासा में वह एक पेड़ पर चढ़ गया और वहां बैठकर देखने लगा कि अब इस लोमड़ी के साथ आगे क्या होगा। कुछ ही पल बीते थे कि पूरा जंगल शेर की भयंकर दहाड़ से गूंज उठा, जिसे सुनकर सारे जानवर डर कर भागने लगे। लेकिन लोमड़ी अपनी टूटी टांग के साथ भाग नहीं सकती थी। वह वहीं खड़ी रही। शेर लोमड़ी के पास आने लगा और आलसी आदमी ने सोचा कि वह शेर लोमड़ी को मारकर खा जाएगा। लेकिन आगे जो हुआ वह कुछ अजीब था। शेर लोमड़ी के पास पहुंचकर खड़ा हुआ। उसके मुंह में जो मांस का टुकड़ा था, जिसे उसने लोमड़ी के सामने गिरा दिया था, लोमड़ी इत्मीनान से मांस से उस टुकड़े को खाने लगी। थोड़ी देर बाद शेर वहां से चला गया। यह घटना देखकर आलसी आदमी सोचने लगा कि भगवान सच में सर्वे सर्वा है। उसने धरती के समस्त प्राणियों के लिए, चाहे वह जानवर हो या इंसान, खाने का प्रबंध कर रखा है। वह अपने घर लौट गया। घर पर आकर 2-3 दिन तक वह बिस्तर पर लेटकर प्रतीक्षा करने लगा, जैसे भगवान ने शेर के द्वारा लोमड़ी के लिए भोजन भिजवाया था। उसी तरीके से कोई न कोई उसे भी खाने पीने के लिए सामान देगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। भूख से उसकी हालत खराब होने लगी। आखिरकार उसने घर से बाहर निकलना ही पड़ा। घर के बाहर उसे एक पेड़ के नीचे बाबा दिखाई पड़े। वह उनके पास गया और जंगल का सारा वृतांत सुनाकर बोला, बाबा जी, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनके पास जानवरों के लिए भोजन का प्रबंध है, लेकिन इंसानों के लिए नहीं। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा ऐसी बात नहीं है। भगवान के पास सारी प्रबंध है, दूसरों की तरह तुम्हारे लिए भी है। लेकिन बात यह है कि वे तुम्हें लोमड़ी नहीं, शेर बनाना चाहते हैं। हम सबके भीतर क्षमताओं का असीम भंडार है, बस अपनी अज्ञानतावश हम उन्हें पहचान नहीं पाते और स्वयं को कमतर समझकर दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा करते रहते हैं। स्वयं की क्षमता पहचानिए, दूसरों की सहायता की प्रतीक्षा मत कीजिए। इतने सक्षम बनिए कि आप दूसरों की सहायता कर सकें। एक बार की बात है, यूनान के सम्राट यानी ग्रीस के सम्राट किसी बात पर अपने वजीर से नाराज हो गए। नाराजगी में उन्होंने वजीर के लिए फांसी की सजा का ऐलान कर दिया। फांसी का समय शाम के 6 बजे मुकर्रर किया गया। फांसी की सजा दिए जाते समय वजीर दरबार में उपस्थित नहीं था। सम्राट ने सैनिकों को आदेश दिया, जाओ जाकर वजीर को बता दो कि शाम को ठीक 6 बजे उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। सम्राट का आदेश मानकर सैनिक की एक टुकड़ी वजीर के घर पहुंची। उसके घर को चारों ओर से घेर लिया गया। कुछ सैनिक घर के अंदर गए। अंदर जाने पर उन्होंने देखा कि वह तो जश्न का माहौल। उस दिन वजीर का जन्मदिन था। उसके घर पर रिश्तेदार और दोस्तों की चहल पहल थी। संगीत बज रहा था।
नाच गाना चल रहा था, पूरे घर में पकवान की खुशबू फैल रही थी। कुल मिलाकर वहाँ का माहौल बड़ा खुशनुमा था। सैनिकों ने बड़ी महफिल में ऐलान कर वजीर को फांसी की सजा के बारे में बताया और यह भी बताया कि फांसी शाम 6 बजे ही दी जाएगी। यह ऐलान सुनकर वहाँ मौजूद हर शख्स हैरान रह गया। फौरन संगीत और नाच गाना बंद कर दिया गया। रिश्तेदार, दोस्त और परिवारजन उदास हो गए। तभी कमरे में छाई खामोशी में वजीर की आवाज़ गूंजी, ऊपर वाले का लाख लाख शुक्रिया कि उसने फांसी के लिए शाम 6 बजे तक का वक्त दिया। तब तक हम जश्न जरूर मना सकते हैं। वजीर की बात सुनकर दोस्त, रिश्तेदार और परिवारजनों ने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? फांसी की सजा सुनाई है तुम्हें और तुम जश्न मनाना चाहते हो? वजीर ने किसी तरह सबको समझाया और जश्न फिर शुरू हुआ। दोस्त उदास थे, लेकिन वजीर की खुशी के लिए जश्न में शामिल हो गए। यह खबर सैनिकों द्वारा सम्राट तक पहुंचाई गई। सम्राट पूरा माजरा जानने वजीर के घर गया और वहां पहुंचकर उसने देखा सब जश्न मना रहे थे, तो वह भी दंग रह गया। उसने वजीर से कहा, तुम पागल हो गए हो क्या? शाम 6 बजे तुम्हें फांसी पर लटका दिया जाएगा और तुम जश्न मना रहे हो? वजीर ने बड़े ही अदब से बोला, हुजूर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने फांसी का वक्त शाम 6 बजे मुकर्रर किया। इस तरह मुझे शाम 6 बजे तक का वक्त मिल सका। यदि आप मुझे यह वक्त नहीं देते तो मैं अपने परिवार, दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ जश्न कैसे मना पाता? फांसी पर लटकने से पहले मेरे पास शाम तक का वक्त है, तो मैं ये वक्त क्यों जाया करूं? मेरे पास जितना भी वक्त है मैं खुशी खुशी गुजारना चाहता हूं। यह वक्त कभी वापस नहीं आता और मेरा तो वैसे भी पूरा होने वाला है। ये बात सुनकर राजा ने वजीर को गले लगा लिया और कहा, जिस इंसान को वक्त की कदर है, जो जिंदगी का हर लम्हा खुशी खुशी गुजारना चाहता है, उसे मौत की सजा कैसे दी जा सकती है? उसे जीने का पूरा हक है। और तुम्हारी बातों ने हमारा दिल खुश कर दिया, इसलिए तुम्हारी फांसी की सजा माफ की जाती है। जिंदगी वास्तव में खूबसूरत है, इसका हर लम्हा खुशी के साथ गुजारें। यह जरूर है कि जिंदगी में कई बार मुश्किलें आती हैं, मुश्किलों भरा वक्त सामने आ जाता है और हम परेशान हो जाते हैं। ऐसे में हम जिंदगी जीना ही छोड़ देते हैं। मुश्किलों से हारना नहीं, बल्कि सामना करना चाहिए, वो भी खुशी के साथ। जो भी समय आपके पास है उसका पूरा सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली। एक बार गिद्धों का यानी ईगल्स का झुंड उड़ता उड़ता एक टापू पर पहुंचता है, जो कि समुद्र के बीचों बीच था। वहाँ ढेर सारी मछलियाँ, मेंढक और समुद्री जीव थे। इस प्रकार गिद्धों को वहाँ पर खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। सबसे अच्छी बात यह थी कि वहाँ गिद्धों का शिकार करने वाला कोई जंगली जानवर नहीं था। गिद्ध वहाँ बहुत खुश थे, इतना आराम का जीवन जी रहे थे जहाँ पर उससे पहले उन्होंने कभी भी इतना शानदार जीवन नहीं जिया। उस झुंड के अधिकांश गिद्ध युवा थे और सोचने लगे, अब जीवन भर इसी टापू पर रहना है और यहाँ से कहीं नहीं जाना, क्योंकि इतना आरामदायक जीवन कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन उन सब के बीच में एक बूढ़ा गिद्ध भी था। वह युवक गिद्धों को देखता और चिंता में पड़ जाता कि यहाँ के आरामदायक जीवन का इन युवक गिद्धों पर क्या असर पड़ेगा। क्या ये वास्तविक जीवन का अर्थ समझ पाएंगे? यहाँ इनके सामने किसी प्रकार की चुनौती नहीं है। ऐसे में जब कभी मुसीबत इनके सामने आ गई तो ये उसका मुकाबला कैसे करेंगे? बहुत सोचने के बाद एक दिन बूढ़े गिद्ध ने सभी गिद्धों की सभा बुलाई। अपनी चिंता जताते हुए वह बोला, इस टापू में रहते हुए हमें बहुत दिन हो गए हैं। मेरे विचार से अब हमें वापस उसी जंगल में चलना चाहिए जहाँ से हम आए हैं। यहाँ हम बिना चुनौती का जीवन जी रहे हैं। ऐसे में जब कोई मुसीबत आएगी तो हम तैयार नहीं हो पाएंगे। युवा गिद्धों ने उसकी बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। उन्हें लगा कि बढ़ती उम्र के कारण ये बूढ़ा गिद्ध सठिया गया है, इसलिए ऐसी बेकार बातें कर रहा है। उन्होंने टापू के आराम की जिंदगी छोड़कर जाने से मना कर दिया। बूढ़े गिद्ध ने उन्हें समझाने की कोशिश की कि तुम सब ध्यान नहीं दे रहे कि आराम के आदी हो जाने के कारण तुम लोग उड़ना तक भूल चुके हो। ऐसे में मुसीबत आई तो क्या करोगे? मेरी बात मानो, मेरे साथ चलो। लेकिन किसी ने बूढ़े गिद्ध की बात नहीं मानी। बूढ़ा गिद्ध अकेला ही वहां से चला गया। कुछ महीने बीते। एक दिन बूढ़े गिद्ध ने टापू पर गए गिद्धों की खोज खबर लेने की सोची और उड़ता उड़ता उस टापू पर पहुंचा। टापू पर जाके उसने देखा तो वह सन्न रह गया। नजारा बदला हुआ था। जहां देखो वहां गिद्धों की लाशें पड़ी थी। कई गिद्ध लहूलुहान और घायल पड़े थे। हैरान बूढ़े गिद्ध ने घायल गिद्ध से पूछा, क्या हुआ?
तुम लोगों की ये हालत कैसे हुई? घायल गिद्ध ने बताया, आपके जाने के बाद हम इस टापू पर बड़े मज़े से ज़िंदगी जी रहे थे, लेकिन एक दिन जहाज यहाँ आया तो जहाज से यहाँ चीते छोड़ दिए गए। शुरू में तो उन चीतों ने हमें कुछ नहीं किया, लेकिन कुछ दिनों बाद जब उन्हें आभास हुआ कि हम उड़ना भूल चुके हैं तो हमारे पंजे और नाखून इतने कमज़ोर पड़ गए हैं कि हम तो किसी पर हमला भी नहीं कर सकते और ना ही बचाव कर सकते हैं। तो उन्होंने हमें एक एक कर मार कर खाना शुरू कर दिया। उनके ही कारण हमारा ये हाल है। शायद आपकी बात न मानने के कारण हमें ये फल मिला है। अक्सर कंफर्ट जोन में जाने के बाद उससे बाहर आ पाना मुश्किल होता है। ऐसे में चुनौतियाँ आने पर उसका सामना कर पाना आसान नहीं होता। इसलिए कंफर्ट जोन में रहकर खुश ना होएं और मुसीबतों के लिए तैयार रहें, क्योंकि जब आप मुसीबतों और चुनौतियों का सामना करेंगे तभी जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। एक दिन की बात है, एक ऊंट और उसका बच्चा आपस में बातें कर रहे थे। बातों बातों में ऊंट के बच्चे ने पूछा, पिताजी, बहुत दिनों से कुछ बातें सोच रहा हूँ, क्या मैं आपसे उन बारे में पूछ सकता हूँ? ऊंट बोला, हाँ हाँ बेटा, जरूर पूछो, मुझसे बन पड़ेगा तो मैं जवाब भी जरूर दूंगा। बच्चा पूछता है, हम ऊंटों के पीठ पर कुबड़ क्यों होता है पिताजी? ऊंट के बच्चा जानना चाहता है। ऊंट बोला, बेटा, हम रेगिस्तान में रहने वाले जीव हैं। हमारी पीठ में कुबड़ इसलिए है ताकि हम इसमें पानी जमा करके रख सकें। इससे हम कई कई दिनों तक बिना पानी रह सकते हैं। अच्छा, और हमारे पैर इतने लंबे और पंजे गोलाकार क्यों हैं? ऊंट के बच्चे ने दूसरा प्रश्न पूछा। जैसा मैं तुम्हें बता चुका हूं कि हम रेगिस्तानी जीव हैं। यहाँ की भूमि रेतीली है और हमें इस रेतीली भूमि में चलना पड़ता है। लंबे पैर और गोलाकार पंजे के कारण हमें रेत में चलने की सहूलियत होती है। अच्छा, मैं हमारे पीठ में कुबड़ और लंबे पैर और गोलाकार पंजों का कारण तो समझ गया, लेकिन हमारी घनी पलकों का कारण मैं समझ नहीं पाता। इन घनी पलकों के कारण मुझे कई बार देखने में भी परेशानी होती है। ये इतनी घनी क्यों है? ऊंट का बच्चा बोला, बेटे, ये पलकें हमारी आंखों की रक्षा कवच है। ये रेगिस्तान की धूल से हमारी रक्षा करती है। अब मैं समझ गया कि हमारी ऊंट में कुबड़ पानी जमा कर रखने, लंबे पैर और गोलाकार पंजे रेतीली भूमि पर आसानी से चलने और घनी पलकें धूल से रक्षा के लिए है। ऐसे में हमें तो रेगिस्तान में होना चाहिए ना पिताजी? फिर हम लोग इस चिड़ियाघर यानी जू में क्या कर रहे हैं? ऊंट का बच्चा बोला। ज्ञान, हुनर और प्रतिभा तभी उपयोगी है जब आप सही जगह पर हैं, अन्यथा सब व्यर्थ है। कई लोग प्रतिभावान होते हुए भी जीवन में सफल नहीं हो पाते, क्योंकि वे सही जगह, सही क्षेत्र पर अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल नहीं करते। अपनी प्रतिभा व्यर्थ मत जाने दीजिए। एक बार एक मकड़ी अपना जाला बनाने में उपयुक्त स्थान की तलाश कर रही थी। वह चाहती थी कि उसका जाला एक ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर ढेर सारे कीड़े मकोड़े मक्खियाँ आकर फंसे। इस तरीके से वह मज़े से खाते पीते और आराम करते हुए अपना जीवन बिताना चाहती थी। उसे एक घर के कमरे का कोना पसंद आया और वहाँ जाला बनाने की तैयारी करने लगी। उसने जाला बुनना शुरू ही किया था कि वहाँ से गुजर रही एक बिल्ली उसे देख जोर जोर हंसने लगी। मकड़ी ने जब बिल्ली से उसके हंसने का कारण पूछा तो बिल्ली बोली, मैं तुम्हारी बेवकूफ़ी पर हंस रही हूँ। तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता कि यह स्थान कितना साफ सुथरा है? यहाँ ना कीड़े मकोड़े हैं ना मक्खियाँ, तुम्हारे जाले में कौन फंसेगा? बिल्ली की बात सुनकर मकड़ी ने कमरे के उस कोने में जाला बनाने का विचार त्याग दिया, दूसरे स्थान की तलाश करने लगी। उसने घर के बरामदे में लगी एक खिड़की देखी और वहाँ जाला बुनने लगी। उसने आधा जाला बुनकर तैयार किया कि वहाँ एक चिड़िया आई और उसका मजाक उड़ाने लगी। अरे अरे मकड़ी, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या, जो इस खिड़की पर जाला बुन रही हो? तेज हवा चलेगी और तुम्हारा जाला उड़ जाएगा। मकड़ी को चिड़िया की बात भी सही लगी। उसने तुरंत खिड़की पर जाला बुनना बंद किया और दूसरा स्थान ढूंढने लगी। ढूंढते ढूंढते उसकी नज़र एक पुरानी अलमारी पर पड़ी। उस अलमारी का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। वहाँ जाकर वह जाला बुनने लगी। तभी एक कॉकरोच आया और उसने समझाइश देते हुए कहा, इस स्थान पर जाला बुनना व्यर्थ है, ये अलमारी बहुत पुरानी हो चुकी है।
कुछ दिन में इसे बेच दिया जाएगा, तुम्हारी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। मकड़ी ने कॉकरोच की भी समझाइश मान ली और अलमारी में जाला बनाना बंद कर दिया। दूसरे स्थान पर खोज करने लगी, लेकिन इन सब के बीच पूरा दिन निकल चुका था और थक गई और भूख प्यास के कारण उसका हाल भी बेहाल हो गया। अब उसमें इतनी हिम्मत नहीं रह गई कि वह जाला बना सके। थक हार कर वह एक स्थान पर बैठ गई। वहीं एक चींटी भी बैठी हुई थी। थकी हारी मकड़ी को देख चींटी बोली, मैं तुम्हें सुबह से देख रही हूँ, तुम जाला बनना शुरू करती हो, दूसरों की बातों में आकर अधूरा छोड़ देती हो। जो दूसरों की बातों में आकर अपना काम छोड़ देता है उसका हाल तुम्हारी तरह ही होता है। चींटी की बात सुनकर मकड़ी को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह पछताने लगी। अक्सर ऐसा होता है कि हम नया काम शुरू करते हैं और नकारात्मक मानसिकता के लोग हमें आकर हतोत्साहित करने लगते हैं, हमारा हौसला गिराने लगते हैं। वे भविष्य की परेशानियां और समस्याएं गिनाकर हमारा हौसला तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार हम उनकी बातों में आकर अपना काम उस स्थिति में छोड़ देते हैं जब वह पूरा होने की कगार पर होता है और बाद में समय निकल जाने पर हम पछताते रह जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि जब भी हम कोई नया काम शुरू करें तो पूरा सोच समझ कर ही करें और बाद में आत्मविश्वास और दृढ़ निश्चय के साथ उस काम में जुट जाएं। काम अवश्य पूरा होगा। जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो लक्ष्य के प्रति ऐसा ही दृष्टिकोण रखना होगा। राजस्थान के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति हमेशा किसी न किसी समस्या से परेशान रहता था और इस कारण अपने जीवन से बहुत दुखी था। एक दिन उसे कहीं से जानकारी प्राप्त हुई कि एक पीर बाबा अपने काफिले के साथ उसके गांव में पधारे हैं। उसने तय किया कि वह पीर बाबा से मिलेगा और अपने जीवन की परेशानियों समस्याओं के समाधान का उपाय पूछेगा। शाम को वह उस स्थान पर पहुंचा जहां पीर बाबा रुके हुए थे। कुछ समय प्रतीक्षा करने के उपरांत उसे पीर बाबा से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। वह उन्हें प्रणाम कर बोला, बाबा, मैं अपने जीवन में एक के बाद एक आ रही समस्याओं से बहुत परेशान हूँ। एक से छुटकारा नहीं मिलता कि दूसरी सामने खड़ी हो जाती है। घर की समस्या, काम की समस्या, स्वास्थ्य की समस्या और जाने कितनी ही समस्याएं। ऐसा लगता है कि मेरा पूरा जीवन समस्याओं से घिरा है। कृपा करके मुझे कुछ ऐसा उपाय बताएं कि मेरे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएं और मैं शांतिपूर्ण और खुशहाल जीवन जी सकूं। उसकी पूरी बात सुनने के बाद पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हारी समस्या समझ गया हूँ। उन्हें हल करने का उपाय मैं तुम्हें कल बताऊंगा और इस बीच तुम मेरा एक छोटा सा काम कर दो। व्यक्ति तैयार हो गया। पीर बाबा बोले, बेटा, मेरे काफिले में 100 ऊँट है। मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम उनकी रखवाली करो। जब सभी 100 ऊँट बैठ जाएं, तब तुम सो जाना। यह कहकर पीर बाबा अपने तंबू में सोने चले गए। व्यक्ति ऊँटों की देखभाल करने लगा। अगली सुबह पीर बाबा ने उसे बुलाकर पूछा, बेटा, तुम्हें रात को नींद तो अच्छी से आई ना? वो बोला, कहाँ बाबा, पूरी रात में एक पल के लिए भी सो न सका। मैंने बहुत प्रयास किया कि सभी ऊँट एक साथ बैठ जाएं ताकि मैं चैन से सो सकूं, किंतु मेरा प्रयास सफल न हो सका। कुछ ऊँट तो स्वतः बैठ गए अपने आप ही, कुछ मेरे बहुत प्रयास करने पर भी नहीं बैठे, कुछ बैठ भी गए तो दूसरे उठ खड़े हुए। इस तरह पूरी रात बीत गई। पीर बाबा मुस्कुराए और बोले, यदि मैं गलत नहीं हूं तो तुम्हारे साथ कल रात ये हुआ। पहली बात, कई ऊँट खुद ब खुद बैठ गए। दूसरी बात, कई तुम्हारे प्रयास करने से बैठे। तीसरी बात, कई तुम्हारे प्रयासों के बाद भी नहीं बैठे और बाद में तुमने देखा कि उनमें से कुछ अपने आप ही बैठ गए हैं। व्यक्ति तत्परता से बोला, जी बिल्कुल ऐसा ही हुआ है बाबा। तब पीर बाबा ने उसे समझाते हुए कहा, क्या तुम समझ पाए कि जीवन की समस्याएं इसी तरह है? कुछ समस्याएं अपने आप ही हल हो जाती है, कुछ प्रयास करने के बाद हल होती है, कुछ प्रयास करने के बाद भी हल नहीं होती और उन समस्याओं को समय पर छोड़ना पड़ता है। सही समय आने पर वे अपने आप ही हल हो जाती हैं। कल रात तुमने अनुभव किया होगा कि तुम चाहे कितना भी प्रयास कर लो,
तुम एक साथ सारे ऊँटों को नहीं बैठा सकते। तुम एक को बैठाते हो तो दूसरा खड़ा हो जाता है, दूसरे को बैठाते हो तो तीसरा खड़ा हो जाता है। जीवन की समस्याएं उन ऊँटों की तरह ही है। एक समस्या हल नहीं होती कि दूसरी खड़ी हो जाती है। समस्याएं जीवन का हिस्सा है और हमेशा रहेगी। कभी ये कम होती है तो कभी ज़्यादा। बदलाव तुम्हें स्वयं में लाना है और हर समय इनमें उलझे रहने के स्थान पर इन्हें एक तरफ रखकर जीवन में आगे बढ़ना है। व्यक्ति को पीर बाबा की बात समझ आ गई और उसने निश्चय किया कि आगे से वह कभी अपनी समस्याओं को खुद पर हावी होने नहीं देगा। चाहे सुख हो चाहे दुख हो, जीवन में आगे बढ़ता चला जाएगा। एक बार एक सैनिक ने वियतनाम युद्ध से लौटने के बाद अपने घर फोन किया और कहा, पिताजी, मैं युद्ध की त्रासदी से परेशान हो गया हूँ और अब मैं हमेशा के लिए वापस लौटना चाहता हूँ। लेकिन एक समस्या है कि मेरा एक गहरा मित्र जो अनाथ है और वियतनाम युद्ध में है, उसने अपना एक हाथ और एक पैर खो दिया। मैं उसे भी अपना साथ लाना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे आपकी इजाज़त चाहिए। इस पर उसके पिताजी ने जवाब दिया, बेटा, तुम्हें पता है तुम क्या कर रहे हो? वह एक अपाहिज है और वह हमारे ऊपर एक बोझ ही रहेगा। हमारी भी अपनी एक जिंदगी है, तुम उसे उसके हाल पर छोड़ दो और अपने साथ यहाँ लाने का ख्याल दिल से निकाल दो। यह सुनकर सैनिक ने फोन रख दिया। कुछ दिन बाद खबर आई कि उस सैनिक की मृत्यु हो गई है और पुलिस को शंका है कि सैनिक ने आत्महत्या की है। दुख से भरे माता पिता जब अपने पुत्र का शव लेने पहुंचे तो वे यह देखकर अवाक रह गए कि उनके पुत्र के एक हाथ और एक पैर नहीं था। आबू रोड की एक चर्चित दुकान पर लस्सी का ऑर्डर देकर हम सब भी दोस्त यार आराम से बैठकर एक दूसरे की खिंचाई और हंसी मजाक करने लगे। तभी लगभग 75-80 वर्ष की एक बुजुर्ग महिला पैसे मांगते हुए मेरे सामने अपने हाथ फैलाकर खड़ी हो गई। उसकी कमर झुकी हुई थी, चेहरे की झुर्रियां में भूख तैर रही थी। नेत्र भीतर की तरफ धंसे हुए थे लेकिन सजल थे। उनको देखकर मन में न जाने क्या हुआ, मैंने अपनी जेब से सिक्के निकालने के लिए हाथ डाला और हाथ वापस खींचते हुए उनसे पूछ लिया, दादी जी लस्सी पियेंगे? मेरी इस बात पर दादी कम अचंभित हुई और मेरे मित्र अधिक, क्योंकि अगर मैं उनको पैसे देता तो बस 5 या 10 रुपए ही देता, लेकिन लस्सी तो 30 रुपए की थी। इसलिए लस्सी पिलाने से मेरे गरीब हो जाने की और उस बूढ़ी दादी के द्वारा मुझे ठगकर अमीर हो जाने की संभावना बहुत अधिक बढ़ गई थी। दादी ने सकुचाते हुए हामी भरी और मेरे पास आकर मुझे 6-7 रुपए देने लगी। उसने वो रुपए अपने कांपते हुए हाथों से मेरी तरफ बढ़ाए। मुझे समझ नहीं आया और मैंने पूछा, ये किस लिए? वो बोली, इनको मिलाकर मेरे लिए लस्सी के पैसे चुका दीजिए बाबूजी। मैं भावुक हो गया और उनको देखता रह गया। एकाएक मेरी आंखें चलचला गई और भर्राए हुए गले से मैंने दुकान वाले से लस्सी बढ़ाने को कहा। उसने अपने पैसे वापस मुट्ठी में बंद कर लिए और अपने पास ही जमीन पर बैठ गई। अब मुझे अपनी लाचारी का अनुभव हुआ, क्योंकि मैं वहां पर मौजूद दुकानदार, अपने दोस्त और अन्य कई ग्राहक की वजह से उनको कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं कह सका। डर था कहीं कोई टोक ना दे, कहीं किसी को एक भीख मांगने वाली बूढ़ी महिला के उनके बराबर में बिठाए जाने पर आपत्ति न हो जाए। लेकिन वो कुर्सी जिस पर मैं बैठा था मुझे काट रही थी। लस्सी कुल्हड़ों में भरकर हम सब मित्रों और बूढ़ी दादी के हाथों में आते ही मैं अपना कुल्हड़ पकड़कर दादी के पास ही जमीन पर बैठ गया, क्योंकि ऐसा करने के लिए मैं स्वतंत्र था। इससे किसी को आपत्ति नहीं हो सकती थी। हाँ, मेरे दोस्तों ने मुझे एक पल के लिए घूरा, लेकिन वो कुछ कहते उससे पहले ही दुकान मालिक ने आगे बढ़कर दादी को उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और मेरी तरफ मुस्कुराते हुए हाथ जोड़कर कहा, मुंह पर बैठ जाइए साहब, मेरे यहाँ ग्राहक तो बहुत आते हैं, लेकिन इंसान कभी कभार ही आते हैं। अब सबके हाथों में लस्सी के कुल्हड़ और होठों पर सहज मुस्कुराहट थी। बस एक वो दादी ही थी जिनकी आंखों में तृप्ति के आंसू, होठों पर मलाई के कुछ अंश और दिल में सैकड़ों दुआएं थी। न जाने क्यों जब कभी हमें 10-20 रुपए किसी भूखे गरीब को देने या उस पर खर्च करने होते हैं तो हमें वो बहुत ज़्यादा लगते हैं। लेकिन सोचिए कि क्या वो चंद रुपए किसी के मन को तृप्त करने से अधिक कीमती है? जब भी अवसर मिले
ऐसे दयापूर्ण और करुणामय काम करते रहें, भले ही कोई आपका साथ दे या ना दे। एक बार विद्यालय में परीक्षा चल रही थी। सभी बच्चे अपनी तरफ से पूरी तैयारी करके आए थे। कक्षा का सबसे ज्यादा पढ़ने वाला और होशियार लड़का अपने पेपर की तैयारी को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त था। उसको सभी प्रश्नों के उत्तर आते थे, लेकिन जब उसने अंतिम प्रश्न देखा तो वह चिंतित हो गया। सबसे अंतिम प्रश्न में पूछा गया था, विद्यालय में ऐसा कौन व्यक्ति है जो स्कूल में सबसे पहले आकर साफ सफाई करता है, और उसका नाम भी बताइए। परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के ध्यान में एक महिला आ रही थी। वही महिला जो सबसे पहले स्कूल में आकर स्कूल की सफाई करती थी। पतली, सांवले रंग की और लंबे कद की उस महिला की उम्र करीब 50 वर्ष के आसपास थी। ये चेहरा वहाँ परीक्षा दे रहे सभी बच्चों के आगे घूम रहा था, लेकिन उस महिला का नाम कोई नहीं जानता था। इस सवाल के जवाब में कुछ बच्चों ने उसका रंग रूप लिखा तो कुछ ने सवाल ही छोड़ दिया। परीक्षा समाप्त हुई और सभी बच्चे अपने अध्यापक से सवाल करने लगे कि इस महिला का हमारी पढ़ाई से क्या संबंध है। इस सवाल का अध्यापक जी ने बहुत सुंदर जवाब दिया। ये सवाल हमने इसलिए पूछा कि आपको यह एहसास हो कि आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो महत्वपूर्ण कामों में लगे हुए हैं और आप उन्हें जानते तक नहीं। इसका मतलब आप जागरूक नहीं हैं। हमारे आसपास की चीज व्यक्ति का विशिष्ट महत्व होता है, वह खास होता है और उनको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। एक बार एक राजा था। उसके राज्य में सभी चीजें अच्छे से चल रही थी। उस राजा ने अपने सैनिकों को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत की थी। तलवारबाजी, खेलकूद और शासन कला, ये गुण तो सभी राजाओं में होते ही है, लेकिन इस राजा को इसके अलावा एक और भी शौक था, वह है कालीन बुनना। ये गुण हर किसी राजाओं में नहीं मिलता। राजा के इस काम को बहुत पसंद किया जाता था, लेकिन इसके साथ यह भी कहा जाता था कि ये काम राजा के लायक नहीं होता। एक बार की बात है, जब वह राजा अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए गया। वहां पर अचानक वह अपने सैनिकों से बिछड़ गया। राजा को अकेला देख वहां के डाकुओं ने उस पर हमला बोल दिया और उसे बंदी बना लिया। राजा के पास कुछ नहीं मिलने के कारण डाकुओं के राजा ने उसे मारने का निर्णय लिया। इस पर राजा को एक युक्ति सूझी। राजा ने डाकुओं से कहा, यदि तुम मुझे कालीन बुनने का सामान ला दो तो मैं तुम्हें इस राज्य के राजा से 100 सोने के सिक्के दिलवाऊंगा। इस पर डाकू मान गए। राजा को कालीन बुनने का सामान दिया गया। राजा ने कालीन बुनना शुरू किया। जब ये कालीन बुन दिया गया तो इसे राजभवन में भेजा गया। वहाँ पर रानी इस कालीन को देखकर राजा के काम को पहचान गई और इस पर लिखे राजा के संदेश को पढ़ लिया। राजभवन में आए डाकुओं को पकड़ लिया गया और राजा को जंगल से छुड़वा लिया गया। राजा ने अपने हाथों के हुनर से अंत में अपनी जान बचा ली। बाज पक्षी के बचपन की शुरुआत बहुत ही मुश्किल होती है। बाज पक्षी बचपन से ही बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना आसानी से कर लेता है। उसे बचपन में ही मुश्किल ट्रेनिंग दी जाती है। जब किसी भी पक्षी का बच्चा पैदा होता है तो वह कम से कम 1 महीने तक अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। वह अपने माता पिता की नज़र में रहता है, लेकिन बाज पक्षियों के साथ ऐसा नहीं होता। बाज पक्षी उल्टा करते हैं। जब एक बाज माता अपने बच्चे को जन्म देती है तो उस समय बच्चे की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। उसे जीवन में कैसे संघर्ष करना होता है। पैदा होने के कुछ ही दिन बाद बाज के बच्चे का प्रशिक्षण शुरू हो जाता है। उसके प्रशिक्षण के पहले पड़ाव में मादा बाज अपने बच्चे को चलना सिखाती है। जब बच्चा भूखा होता है तो उसकी माँ खाना लाती है, जैसा कि सभी पक्षी करते हैं, लेकिन बाज सीधा अपने बच्चे को खाना नहीं देते। मादा बाज खाना लाकर अपने घोंसले से कुछ दूरी तक खड़ी हो जाती है और उसे तब तक खाना नहीं देती जब तक वह खुद चलकर उसके पास नहीं आता। जब बाज के बच्चे को तेज भूख लगती है तो वह खाने के लिए अपनी माँ के पास जाता है। धीरे धीरे संघर्ष करके मुश्किल से माँ के पास पहुँचने पर उसे कोई चोटी भी लगती है, लेकिन उसकी माँ उसे खाने नहीं देती जब तक वह खुद उसके पास चलकर नहीं आता।
उसकी माँ कठोर दिल रखकर उसके पास आने का इंतजार करती है, उसे कोई मदद नहीं करती। जब वो चलना सीख जाता है तो उसे खाना दिया जाता है। अगले पड़ाव में मादाबाज अपने बच्चे को पंजों में पकड़कर उसे खुले आसमान में ले उड़ती है। अपने बच्चों को पंजों में दबाकर वह लगभग 12 से 14 किलोमीटर ऊपर तक ले जाती है और उसे वहां छोड़ देती है। जब बच्चा नीचे गिरने लगता है तो वह उसे देखती है। जब बच्चा 1 से 1.5 किलोमीटर पर रह जाता है तो डरने लगता है कि वो मर जाएगा, तो वह अपने पंख फड़फड़ाने लगता है, उड़ने की पूरी कोशिश करता है। फिर भी अगर वह नहीं उड़ पाता तो मादाबाज उसे झट से आकाश में पंजों में पकड़ लेती है और उसे जमीन पर गिरा देती है। उसकी माँ ऐसा तब तक करती है जब तक कि वह पूरी तरीके से उड़ना नहीं सीख पाता। इस प्रकार बाज के बचपन की शुरुआत होती है और इसे कठिन प्रशिक्षण से गुजरना पड़ता है। इस प्रशिक्षण में वह बहुत कुछ सीखता है और इसी कारण वह बहुत मजबूत और शक्तिशाली हो जाता है। वह आसानी से अपनी दुगनी वजनी जानवर का भी शिकार करके उसे आसमान लेके उड़ सकता है। बात के खोल दे पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है। जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। देर लगेगी मगर सही होगा, हमें जो चाहिए वही होगा। बस मेहनत करते रहिए सही दिशा में। मुश्किलें हमेशा बेहतरीन लोगों के हिस्से में आती है, क्योंकि वो लोग ही उसे बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं। दिस इज योर होस्ट ज्योतिष दैया फ्रॉम हाई ऑर्बिट मोटिवेशन, साइनिंग ऑफ।